रिसर्च किया तब हमें पता चला कि इन्होंने रामेश्वरम से अयोध्या तक 4500 किलोमीटर से भी ज़्यादा की जर्नी तय की थी स्केटिंग पर। 24 घंटे सोया है, तो उसकी वजह से पूरी बॉडी में वीकनेस आ गई थी। बीच में कंडीशन ऐसी आ गई, मुझे जर्नी को थोड़ा रोकने की मीन्स वहाँ से डॉक्टर ने बोला कि आप रुक जाओ, अभी आगे मत करो, एक काम कर बेटा, तू है ना यहाँ से अयोध्या जा सके वो सोच। ऐसे कर्नाटक में भी ऐसी एक जगह आई कि वहाँ पे दो लोग थे मीन्स बाइक लेके, तो वो लोग हमें उनकी लैंग्वेज में गालियाँ दे रहे थे कि मेरे पास था भगवत ध्वज कि सनातन धर्म को लेके जो स्टेट ज़्यादा एक्टिव है तो वो स्टेट महाराष्ट्र। तो सीएम सर से अंदर से कॉल आया कि मुझे बुला रहे, तो मैं गया, सर को मिला, सर भी खुश हो गए ये चीज़ को लेके। 75 का आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा था, भारत के सारे वीर शहीद जवान है तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए वडोदरा गुजरात से दिल्ली शहीद स्मारक है वहाँ तक मैं गया था। एक इंसान अगर लाइफ में चाहे ना तो वो कुछ भी अचीव कर सकता है। आपने इंडिया में और इंडिया के बाहर बहुत सारी रोड ट्रिप देखी होगी, पर आज के जो हमारे गेस्ट हैं उन्होंने जो रोड ट्रिप की है ना वो आप सपने में भी नहीं सोच सकते। मैं भी कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था, पर जब इनके बारे में हमने जाना और रिसर्च किया तब हमें पता चला कि इन्होंने रामेश्वरम से अयोध्या तक, जब राम मंदिर बना था और जब उसका इनॉग्रेशन था, उस समय रामेश्वरम से अयोध्या तक 4500 किलोमीटर से भी ज़्यादा की जर्नी तय की थी, कार में नहीं, स्केटिंग पर। तो वो देख के मेरे तो होश उड़ गए, पर आज मैं उन्हें हमारे साथ लेके आया हूँ ताकि आपके भी हम होश उड़ाएं। उनसे उस जर्नी के बारे में बात करेंगे, इस जर्नी के पीछे का रीज़न क्या था और इस जर्नी को कंप्लीट करने के बाद उन्हें कैसा फील हुआ, उनके आसपास के लोगों को कैसा फील हुआ, उन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो अगस्त्य भाई, थैंक यू अनकॉमन पर आने के लिए। थैंक यू सो मच। और कैसा जा रहा है आपकी जर्नी कंप्लीट करने के बाद का जीवन? तो अभी तो फिलहाल ठीक ठाक चल रहा है। अच्छा, क्यों ठीक ठाक? नहीं मीन्स अप डाउन ज़्यादा चल रहा है लाइफ में अभी, क्योंकि आने के बाद थोड़ा बहुत ही प्रॉब्लम चल रहा है, तो अभी स्टडी भी बाकी है मेरी, तो उसकी वजह से बहुत अप डाउन अभी चल रहा है। क्या स्टडी कर रहे हो? अभी लास्ट बीबीए ग्रेजुएशन किया और अभी नेक्स्ट एमबीए भी करना है स्टार्ट अभी मुझे। और कितने साल के थे जब आपने ये जर्नी शुरू करने के बारे में सोचा? तो जब मैं 9th स्टैंडर्ड में था तब एक सपना था कि मैं एक बार दिल्ली जाऊंगा बाय स्केट। तो तब तक मैंने सोच के रखा कि कुछ मैं करूंगा नया, पर जाऊंगा अपने दम पे और स्केट करके ही जाऊंगा ऐसा। ओके, तो 9th स्टैंडर्ड में सोचा था। हाँ, और फिर वो कंप्लीट कब किया? कंप्लीट तो अभी 4 साल मीन्स 3 साल पहले ही मैंने कहा, जब 75 का आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा था तो उसी दौरान मैं जो भारत के सारे वीर शहीद जवान है तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए वडोदरा गुजरात से दिल्ली शहीद स्मारक है वहाँ तक मैं गया था। वो आपकी पहली जर्नी थी ना? हाँ, मैं उसके पहले मैंने छोटी छोटी जर्नीज की है। जो मैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गया था पहले 145 किलोमीटर्स, उसके बाद कपड़वंज है वहाँ पे जो हरीश परमार करके है जो जम्मू कश्मीर में शहीद हो गए थे, तो उनको श्रद्धांजलि देने में गया था बाय स्केट आनंद से वहाँ। उसके बाद बोडेली गया था, बोडेली तुलसी भाई बारैया करके है, तो वो भी आर्मी में शहीद हो गए थे, तो उनको श्रद्धांजलि देने गया। तो उसके बाद कपड़वंज से ही थोड़ा वहाँ पे ही मीन्स वंजारिया से आगे थोड़ा गड़िया गांव है, तो वहाँ पे भी मैं हितेश परमार करके, तो उनको गया श्रद्धांजलि देने। तो उसके बाद मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे ही श्रद्धांजलि दे रहा हूँ, तो जो भारत के सारे वीर शहीद है तो उन्होंने देश के लिए हमारे जान न्योछावर के शहीद हुए, तो उनके लिए मैं क्यों कुछ ना करूँ। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं वडोदरा से गुजरात से दिल्ली तक बाय स्केट जाऊँगा। ओके, और जब पहली बार घर पे बताया तो क्या बोला घर वालों ने? पहली बार तो मेरी मम्मा जी उन्होंने मुझे मना ही बोल दिया कि नहीं, हाईवे है, कोई तुम्हें ठोक देगा, ये वो प्रॉब्लम होगा, तो क्या करेगा तो वैसा। तो फिर मैंने पापा को बताया कि पापा मैं इस तरह मैं दिल्ली जाऊंगा तब भी मुझे रास्ते में ही जाना है, तो मैं तब तक अंदर से स्ट्रांग कैसे होऊंगा जब तक मैं अकेला निकलूंगा नहीं। तो तब फिर पापा ने बोला कि इसको जाने दो, तो तब जाके मैं आगे बढ़ा।
तो उस जर्नी के बारे में बात करते हैं, आपकी पहली जर्नी। ठीक है, जब आप घर से निकले, फिर जो आपने रूट पकड़ा, आपके साथ कोई बैकअप व्हीकल था क्या, कुछ था, किसी का सपोर्ट था आपके पास? तो ऐसे तो देखो, मैं मेरी जर्नी की बात करूँ पहली, तो उसमें ऐसा था कि उसके पहले मैंने है ना मीन्स रात को सोच लिया कि मैं वडोदरा जाना है मुझे। तो मैं स्केट लेके सुबह निकल पड़ा 5 बजे। तो घर पे नहीं बताया मैंने। तो मैं कम से कम 48 किलोमीटर्स आ गया आनंद से यहाँ आजवा क्रॉसिंग तक। तो घर से निकल गया तो मैं रास्ते में गिर भी गया, तो पूरे हाथ में मुझे खून वगैरह हो गया था। तब भी मैंने घर पे नहीं बताया। तो रात को घर गया तब पता चला कि मुझे खून निकला है। तो उसके बाद जो मेरे फ्रेंड सर्कल है वहाँ पे, तो मेरे से एज में बड़े हैं वो लोग, तो मैं इनके साथ बैठता उठता रहता हूँ हर रोज़। तो उन्होंने मुझे एक आइडिया दिया कि अगस्त्य तुम्हें इतना ही करना है तो तू आनंद से अहमदाबाद क्यों जा रहा है स्केट करके, स्टेमिना तुझे चेक करना है तो आनंद से अहमदाबाद मत जा। एक काम कर कि अभी सरदार वल्लभ भाई जयंती आ रही है, तो उन पे हमारा बॉर्न प्लेस यहाँ पे है सरदार जी का। तो यहाँ से आनंद से लेके करम भूमि से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तो स्केट कर एक बार। तो मैंने 145 किलोमीटर्स 20 आवर्स में कंप्लीट किया। अच्छा, मतलब आप आनंद से निकले और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक गए, फिर वहाँ से वापस भी आप स्केट करके आए थे, फिर वहाँ से तो आप कार में आए थे? वहाँ से मैं कार में आया, क्योंकि उसमें ऐसा मैं 3 दिन से सोया नहीं था उतना, कि मैं 1-2 घंटे की नींद लेता था। क्योंकि उसमें ऐसा था कि एक एक्साइटमेंट थी अंदर कि नहीं यार मुझे जाना है वहाँ पे, कल जाऊँगा ऐसा। तो मेरा सोने का टाइम बहुत कम हो गया था, और एक ऊपर से प्रेशर दे रहा कि नहीं मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, मेरे से होगा कि नहीं होगा। और उस टाइम मैंने न्यूज़ चैनल को भी फर्स्ट टाइम फेस किया। अच्छा, मतलब न्यूज़ वाले भी आए थे हाँ, तो आपसे बात करने के लिए? वहाँ के लोकल न्यूज़ भाई, तो उनको भी फेस किया फर्स्ट टाइम मैंने। तो बहुत एक्साइटेड जर्नी रही वो वाली भी मेरी। क्या टफ सिचुएशन थी उस जर्नी में, मुश्किल क्या लगे थी? उस जर्नी में टफ सिचुएशन वही रही कि मैं निकलने के बाद में मैं कम से कम 24 घंटे सोया नहीं। तो उसकी वजह से पूरी बॉडी में वीकनेस आ गई थी, और आंखें भी मेरी सूज गई थी बिना नींद के। तो ये प्रॉब्लम बहुत रहा था मुझे। फिर वो जर्नी कंप्लीट करके आए, फिर घर वालों को लगा कि नहीं ये कर नहीं, लेगा अब? तब भी एक प्रॉब्लम हुआ क्योंकि न्यूज़ में मेरा फर्स्ट टाइम फोटो आया। तो मैं बहुत खुश था कि हमारे फैमिली में से फर्स्ट टाइम कोई न्यूज़ में आ रहा है। तो मैं सबसे पहला बंदा था, और घर में सबसे छोटा हूँ मैं हमारे पूरी फैमिली में। तो मैं फर्स्ट टाइम आया, तब भी एक रिलेटिव का मेरे पापा को कॉल आ रहा है कि देखो तुम्हारे बेटे ने न्यूज़ में फ़ोटो तो आया पर तुम्हारा नाम तो है नहीं, ऐसा। तो फिर मैं वो न्यूज़पेपर जाके लेके आया हमारे सामने के घर से, कि फिर मैंने पापा को दिखाया कि देखो पापा, हेडलाइन में तो नहीं आएगा ऑब्वियसली, उसमें तो एक ही रहेगा क्योंकि बड़ी हेडलाइन होती नहीं है, अंदर तो आपका नाम है ना। तो फिर पापा ने उनको कॉल किया कि देखो नाम अंदर है, अच्छा है ठीक है, मेरे बेटे का नाम है ना अंदर। हाँ। फिर पापा कुछ बोले नहीं, अच्छा। ऐसा रहा। और जब आप दिल्ली गए, गुजरात से दिल्ली किया वडोदरा से, सो वो जर्नी कितने दिन में कंप्लीट की थी? तो गुजरात से दिल्ली, वैसे वडोदरा पार्ल यूनिवर्सिटी वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था जर्नी। तो वो जर्नी मैंने 14 दिन में कंप्लीट की थी। 14 दिन में? मतलब हर दिन कितने किलोमीटर्स आप कंप्लीट करते थे? हर दिन कम से कम मुझे 100 के आसपास तो खींचना ही पड़ता, 80-100 किलोमीटर करना ही पड़ता था। पर बीच में एक कंडीशन ऐसी आ गई कि मुझे जर्नी को थोड़ा रोकने की मीन्स वहाँ से डॉक्टर ने बोला कि आप रुक जाओ, अभी आगे मत करो। और दूसरी 10वीं मिनट पे ही मैंने स्टार्ट कर दिया फिर से मेरा स्केट। क्या हुआ था उस टाइम पे, डॉक्टर ने क्यों मना किया? क्योंकि उसमें ऐसा था कि बारिश हुई थी और उसकी वजह से मेरे पैर में छाला पड़ गया, तो पानी जम गया था पूरा, तो पैर पूरा सूज गया, तो मुझे चमड़ी कटवानी पड़ी। और वहाँ से दिल्ली बाकी था कम से कम 800 किलोमीटर्स। वहाँ से 800 किलोमीटर बाकी था? अच्छा। तो वो मैं फिर डॉक्टर, और तब भी था संडे, तो वहाँ पे डॉक्टर भी नहीं थे। तो बोले जूनियर डॉक्टर है आप करवा दो। मैंने बोला ठीक है। फिर मैंने करवाया, चमड़ी कटवाया, पानी निकलवाया, दोनों पैर में ऐसा हो गया। तो दोनों पैर में हर रोज़ मैं
पाटापिंडी करवाता था, फिर स्केट पहनता था हर रोज़, तब भी मैं बारिश में भीगता स्केट कर रहा था उस टाइम पे। तो बहुत टफ रही वो जर्नी मेरे लिए। और जब दिल्ली पहुंचे तो कहाँ पर आपने कंप्लीट की थी अपनी जर्नी? दिल्ली में जो शहीद चौक है अमर ज्योत, जहाँ पे भारत के सारे वीर शहीद हैं उनकी वहाँ पे तख्ती लगी है नाम की, तो वहाँ पे मैं गया था। अच्छा। और फिर जब वो जर्नी कंप्लीट की तब तब आप शायद सीएम से मिले ना? उस जर्नी के बाद आप सीएम से मिले थे। सीएम साहब से मिलने का एक्सपीरियंस कैसा रहा था? तो मैं फर्स्ट टाइम सीएम सर से मिला, सीएम हाउस में गया था, तो हमारे समाज के सारे लोग वहाँ पे गए थे। तो मुझे वहाँ पे बोला कि आपको भी आना है वहाँ पे। तो मैं भी गया और मैं भी एक्साइटेड था कि यार मैं सीएम को मिल रहा हूँ, वैसा हुआ अंदर से पहली बार मैं, और अपने दम पे जा रहा हूँ वहाँ वैसा। तो मैं गया मिलने के लिए, तो नाम मेरा अनाउंस हुआ कि इतना बंदा जाके आए तो स्टेज पे आओ वैसा। तो मैं स्टेज पे गया, सीएम सर मुझे बोल रहे हैं कि तू खाता नहीं है ऐसा। तो मैंने सर को बोला कि सर मैं खाता ज़्यादा हूँ पर मैं स्केट करता हूँ, उसकी वजह से दिखता नहीं है। तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा मेरे लिए वो वाला। उसके बाद से तो आपके पास उनका पर्सनल नंबर भी है ना अब तो? नहीं, अभी पर्सनल नंबर तो नहीं है उनका, पर हाँ उनके पीए का नंबर मेरे पास पड़ा है। तो उन्होंने मुझे बोला है कि आगे तुम्हें कोई भी सपोर्ट चाहिए तो तुम्हें गुजरात गवर्नमेंट सपोर्ट कर सकती है। पर उस टाइम तो क्या था, मैं उनको एक स्टेज पे मिला था, तो उसकी वजह से ज़्यादा मेरी कॉन्वर्जेसन हुई नहीं। तब जब मैं ये वाली जर्नी लास्ट कंप्लीट रिसेंटली करके आया, तो उसके बाद मैं दूसरी बार मुझे मिलने का चांस मिला उनको। पहले उस जर्नी के बारे में बात करते हैं, ठीक है? फिर सीएम कंप्लीट करके फिर सीएम सर के पास आएंगे हम। तो ये जर्नी का थॉट कहाँ से आया आपको कि इतनी बड़ी जर्नी 4500 किलोमीटर अगर मैं गाड़ी में भी जाता हूँ ना तो भी मैं घूम के आया हूँ 3000 किलोमीटर 4000 किलोमीटर, अगर मैं कंफर्टेबल कार में भी जाता हूँ तो भी मेरी बैक में पेन होगा, मेरे पैरों में दर्द होगा। स्केट करके 4500 किलोमीटर कंप्लीट करना, ये एक सोचना। और उस टाइम पे एज के 21 साल थी आपकी, 21 ईयर। 21 साल के लड़के में कभी ये सोच नहीं होती कि वो कुछ देश के लिए करे या फिर अपने लिए भी करे, पर इतना बड़ा करे। क्यों इसके बारे में आपने सोचा और कैसे सोचा, उस थोड़ा बताइए। तो जब मैं दिल्ली जाके आया तो उसके बाद मेरे पापा ने मुझे बोला कि तुम एक काम करो, कुछ नया सोचो। और तब न्यूज़ में चल रहा था कि बहुत जल्द राम मंदिर का मीन्स ओपनिंग होने वाला है, कि ये सब चल रहा था न्यूज़ में। तो तब मैंने पापा को थोड़ा बताया कि पापा मुझे एक बार है राम मंदिर जाना है, तो उनको लगे मैं क्या करूँ। तो फिर पापा ने मुझे बताया कि एक काम कर बेटा, तू है ना यहाँ से अयोध्या जा सके वो सोच। तो फिर मैंने सोचा, पापा को बताया कि पापा देखो 1100 किलोमीटर ही हो रहा है, ज़्यादा नहीं हो रहा है ये चीज़। तो बोले कि एक काम कर, अभी कुछ रिसर्च कर थोड़ा कि क्या हो सकता है इसमें। तो फिर मैंने बहुत सोचा, फिर मैंने पापा को बताया कि एक काम करता कि जब राम भगवान अयोध्या से लंका गए थे, तो वो वाले रूट पे जब मैं वापस आऊँगा उनकी तपोभूमि लेके 14 वर्ष वनवास टाइम की, तो इसीलिए मैंने पापा को ये चीज़ बताया। तो पापा ने एग्री किया कि बोले ये वाला अच्छा है, और एक अच्छा ही रहेगा कि वो सब जगह तो देख पाएगा कि जहाँ राम भगवान गए थे। तो इसीलिए थॉट आया कि नहीं वहाँ जा सकता हूँ। और मेरे पापा 1992 में कार सेवक रह चुके हैं वहाँ के। कार सेवक का मतलब क्या है, जरा समझाइए हम। कार सेवक मीन्स जब बाबरी मस्जिद ध्वंस हुई थी 1992 में, तो उस टाइम मेरे पापा वहाँ पे गए थे। और जो हम आनंद पहले खेड़ा जिला था, तो जो खेड़ा जिला के जो पहले बजरंग दल के प्रमुख थे, तो वो मेरे पापा थे वहाँ के। तो वो उस टाइम जाके आए। तो इसीलिए के होता है ना कि जो मोर के अंडे होते हैं वो चितने कहावत हाँ, है। ड्रॉ नहीं करने पड़ते हैं। हाँ, तो इसी तरह हुआ कि मेरे दिमाग में थॉट आ गया कि पापा को मैंने बताया, पापा ने मुझे ज़्यादा फिर आइडिया दिया कि तुम इसमें जाओ आगे। सो रामेश्वरम से आपने शुरुआत की, तो यहाँ से रामेश्वरम आप कैसे गए थे? बाय कार या ट्रेन गए थे?
हाँ, मेरी 2 कार तो चली गई थी और मैं बाय फ्लाइट गया था यहाँ। ओके। और फिर रामेश्वरम से हमने जर्नी शुरू की, ठीक है। तो एक एक थोड़ा थोड़ा किस्सा हम सुनेंगे उस जर्नी का, कि कैसे कैसे आपने वो जर्नी कंप्लीट की, क्योंकि 100 200 300 500 किलोमीटर की बात नहीं है ये, 4500 किलोमीटर से भी ज़्यादा की बात है। तो जब शुरुआत की रामेश्वरम से आपने, तो आपको वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्या फेस करनी पड़ी शुरुआत में? सबसे पहला प्रॉब्लम वही था, वहाँ का वेदर। क्योंकि हम रहते हैं गुजरात में, तो यहाँ पे क्या, हमारे यहाँ नॉर्मल वेदर होता है और वहाँ पे धूप ज़्यादा होती है। तो धूप का फर्स्ट ऑफ ऑल वेदर रहा। और यहाँ पे जब ठंड चल रही थी, वहाँ पे बारिश स्टार्ट हो रही और एनी टाइम बारिश आ जाती थी, पता भी नहीं था। तो वो चीज़ बहुत फेस करनी पड़ी। और सेकंड था वहाँ लैंग्वेज। उससे लैंग्वेज का बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि वहाँ पे हिंदी समझ नहीं आती। और वहाँ के जो नॉर्मल लोग होते हैं, तो उनको क्या कि तुम इंग्लिश बोलो तब भी वो बोलेगी कि तुम तमिल में बात करो, और हमें तमिल आती ही नहीं है। तो हमें वो रहना बहुत डिफ़िकल्ट था वहाँ पे। और जब आपने ये जर्नी शुरू की, सो इन सारी चीज़ों के अलावा रोड पे अगर आपने कुछ ऐसा फेस किया कि आपको डर लग गया कि यार कहीं गलती तो नहीं कर दी है, ऐसा कुछ हुआ था? और रोज रोड तो ऐसा था कि वहाँ पे तमिलनाडु में क्या था कि रात को स्ट्रीट लाइट उतनी होती नहीं थी और एकदम सुनसान इलाका, तो हमको रात को बहुत जल्दी बंद करना पड़ता था। और ऐसे कर्नाटक में भी ऐसी एक जगह आई कि वहाँ पे 2 लोग थे, मीन्स बाइक लेके, तो वो लोग हमें उनकी लैंग्वेज में गालियाँ दे रहे थे, क्योंकि मेरे पास था भगवा ध्वज। क्योंकि बोले कि वो लोग मुझे गालियाँ दे, हमें समझ नहीं आ रही थी। और हम लोग देखा तो फिर रात का करीबन 8 बजे के आसपास टाइम था, तो वो लोग आगे जाके रुक गए थोड़ा हमें परेशान करने के लिए। पर हम लोग ने देखा कि आगे रोक रहे, तो हम लोग पहले ही रोक दिया गाड़ी। तो थोड़ी देर हम रुक गए, फिर वो चले गए। वरना ऐसे भी परेशान लोग करते, और हाईवे पे तो रहता ही है, जो ड्रिंक एंड ड्राइव वाले रहते हैं तो परेशानी। और आपको अच्छे लोग भी मिले होंगे कि जिन्होंने आपकी जर्नी में आपको सपोर्ट किया होगा। जर्नी में बहुत सपोर्ट, में सबसे ज़्यादा सपोर्ट महाराष्ट्र से मिला मुझे। जो महाराष्ट्र स्टेट थे वहाँ से बहुत सपोर्ट मिला। और मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि सनातन धर्म को लेके जो स्टेट ज़्यादा एक्टिव है, तो वो स्टेट महाराष्ट्र है। तो मैंने उतना वहाँ पे देखा कि कोई भी हो, वहाँ से बच्चे से लेके बड़े तक सब लोग इस चीज़ को बहुत मानते हैं, सनातन धर्म को लेके। तो वो मुझे बहुत वहाँ पसंद से है। किस तरीके के सपोर्ट मिलते थे, मतलब लोगों से आपको? तो वहाँ से देखो, हमारा एक यहाँ संगठन चलता है सब जगह, ठीक है, कि आरएसएस से बजरंग दल ये सब। तो वहाँ से मुझे संगठन का बहुत सपोर्ट मिला, जलगांव से लेके धुलेरा से लेके सारी जगह पे। और वहाँ पे मेरा खाने का लेके सब कुछ प्रबंध वही लोग करते थे आगे, कुछ भी हो तो वही लोग आगे खड़े रहते थे मेरे लिए। और कोई गाँव आता है, सब कुछ जगह पे वो लोग रहते थे मेरे लिए। और जब आप वो जर्नी में थे, तब कहीं पर बीच में ऐसा लगा कि नहीं, मुझे कंप्लीट नहीं करना है, ऐसा कोई मोमेंट आया था? एक जगह ऐसी आई थी कि फाइनेंशियली हम टूट गए थे, क्योंकि जिस जगह से मुझे पैसे आ रहे थे, तो वो लोग मुझे पैसे नहीं भेज रहे थे। तो उस टाइम ऐसा हुआ कि मेरे मम्मा ने उनकी जो गोल्ड की ईयरिंग आती है वो, और मेरे भाई का बाइक, तो वो दोनों गिरवी रख के मुझे पैसा भेजा कि तू रुक मत, तू आगे बढ़। और वो था दीपावली के अगले दिन। और हमारे में क्या होता है कि हम लोग ऊपर से मम्मा को पैसा देते दीपावली के दिन, तुम कुछ लेके आओ, खरीद के आओ, नए दिन है तो। पर उनसे उल्टा हुआ, तो रात को गिरवी रखा, हमें पैसा भेजा आगे बढ़ने के लिए। तो एक माइनस पॉइंट वहाँ पे आ गया कि यार क्या करें, यहाँ से घर चले जाए वापस, ऐसा भी हुआ। और उसमें से एक ही दिन ऐसा है कि याद रखने जैसा, कि वो पूरा दिन हमने एक पैकेट बिस्किट पर गुजारा था, तब भी मैंने 81 किलोमीटर कंप्लीट किया। हाँ, क्योंकि उस टाइम पे बहुत पैसे पहुँचे नहीं थे आपको। पैसे नहीं पहुंचे थे। और प्लस उस साइड क्या था कि सारी शॉपें बंद थी तमिलनाडु साइड, तो प्रॉब्लम हुआ।
और रात को फिर 81 किलोमीटर बाद हमें रात को 11:30 बजे खाना मिला। और वो दिन भी इसलिए याद है मुझे क्योंकि वो दिन है ना दीपावली का दिन था, तो इसीलिए वो दीपावली याद आ जाती है। हर दीपावली आती है तो वो दिन याद आता है कि नहीं यार ये दिन ऐसा मैंने गुजारा था दीपावली के दिन। कि खाना भी नहीं मिला था। हाँ, कुछ भी नहीं मिला तब भी हम लोग इतना किलोमीटर काटा था ऐसा। हम्म, मैं ये पूछूंगा आपको, थोड़ा पर्सनल सवाल है कि आपके जैसे फाइनेंशियल कंडीशन है, आपकी एज है, ठीक है, जो भी ये सारी चीज़ें में से हम गुज़रते हैं, ठीक है, आपको कई बार अच्छी अच्छी जॉब्स भी ऑफ़र होती होगी, बहुत सारी चीज़ें आपको अब सामने से मिल रही होगी, पर उन सब चीज़ों से दूर हटकर आप अपने इस गोल पे कैसे फोकस रखे थे उस समय? तो मेरा ऐसा है कि मुझे है ना पैशन पे फोकस करना है कुछ भी करके। तो पहले भी मैं मेरे लिए प्रैक्टिस करता ही हूँ, कम से कम मैं नींद लूँ 4 घंटे लूँ 3 घंटे लूँ, पर मुझे वो फोकस करना है। घर से मेरे बड़े भैया है तो मुझे बोलते थे कि तुम घर में इतना इन्वॉल्व मत हो क्योंकि प्रॉब्लम बहुत सारी है, तो वो अपने गोल को पकड़ के रख। तू घर में घुसेगा वो ज़्यादा तो तुझे प्रॉब्लम होगा, तो तू एक काम कर, तू तेरे में ही ध्यान दे, घर में ज़्यादा ध्यान मत दे, तू आगे बढ़ बस सिर्फ। तो घर से इस तरह बड़े भाई का इनका सपोर्ट ज़्यादा रहता है मुझे आगे बढ़ने के लिए। तो आप उन सारी चीज़ों पर फोकस नहीं करते हो। हाँ। अब वो मोमेंट मुझे बताइए आप, जब आपने देखा होगा कि अयोध्या अब बचा है 20 किलोमीटर या 15 किलोमीटर, और शायद आप 22 तारीख को पहुंचने वाले थे, पर उस वजह से आपको पता चला कि 14 के बाद एंट्री नहीं है, और आपने स्पीड अप भी कर दी थी कि दिन के आप 100 किलोमीटर खींच रहे थे, नहीं हो पाते थे फिर भी आप वो चीज़ें कर रहे थे, तो उसके बारे में भी बताइए। और जब वो बोर्ड देखा कि अब अयोध्या 20 किलोमीटर बाकी है, बस आखिरी के 20 किलोमीटर है, 4,500 किलोमीटर कंप्लीट कर लिए, तो उस मोमेंट क्या फील कर रहे थे? तो उसमें ऐसा था कि अयोध्या जब तख्ती देखी मैंने बोर्ड, जैसे मैं सुल्तानपुर से हाईवे चढ़ा तो वहाँ से तख्ती देखी कि हाँ अयोध्या बचा 40 किलोमीटर। अंदर से एक्साइटमेंट हो रहा था यार 40 किलोमीटर। फिर रास्ते में मुझे एक जगह रुकना पड़ा, रात को लेट हो गया था, रात को एंट्री नहीं थी वहाँ पे, तो मैं सुबह स्टार्ट किया था। वहाँ से 30 किलोमीटर सिर्फ बाकी था, 20 या 30 किलोमीटर। तो मैंने स्टार्ट किया ना, 20 किलोमीटर देख रहा हूँ, अच्छा ये रहा, मैंने एक भी ब्रेक नहीं लिया बीच में, और स्पीड भी बढ़ गई मेरी आप पॉप की, नहीं यार अयोध्या मंदिर आ गया है। तो भैया बोल रहे मुझे पीछे से कि तुझे क्या हो गया है आज। मैंने बोला भैया अयोध्या आ गए, पता है एक्साइटमेंट भर रही है अंदर से कि यार फाइनली हम अयोध्या पहुंच गए 72 डेज बाद। तो बहुत एक्साइटमेंट थे अंदर से वो पहुंचने के बाद मुझे। वो 72 डेज में से आपका एक ऐसा कोई, सारे ही यादगार दिन होंगे, पर ऐसा होता है ना कि जैसे आप अयोध्या धीरे धीरे पहुंच रहे हो और आपको सारे दिन याद आते हैं, जो बुरे दिनों के बारे में हमने बातें की, अच्छे लोगों के बारे में हमने बातें की, पर एक ऐसा यादगार दिन आता है कि हमें लगता है कि नहीं, वो अयोध्या पहुंचने वाला तो होगा ही, पर उसके साथ साथ कोई एक ऐसा दिन जो आपने सोचा हो कि ये मेरे दिल में रह जाएगा। तो उसमें ऐसा ही था कि मुझे है ना वहाँ जलगांव में 2 बंदे मिले थे। तो 2 बंदे को जो मिला ना, तो उसकी वजह से मुझे महाराष्ट्र में मेन सपोर्ट स्टार्ट हुआ था। तो वो दिन मेरे लिए बहुत, वो एक नहीं होता कि आपको एक चमत्कार मिल जाता है किसी टाइम पे, कोई आपने सोचा भी ना हो, तो इस तरह वो मुझे मिल गए थे। तो वो दिन मुझे बहुत याद रहेगा कि नहीं, वो लोग मुझे मिले थे, उसके बाद मुझे ज़्यादा सपोर्ट मिला था। और जब अयोध्या पहुँचे, तब अयोध्या नगरी पहली बार ही गए थे आप? हाँ, फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम गए थे। और आपके पापा कितने साल बाद जा रहे थे आफ्टर 92? 92 बाद। 1992 के बाद आपके पापा आपके साथ अयोध्या देख रहे थे, तो आपको अयोध्या नगरी देख के कैसा लगा? क्योंकि मैं अभी तक नहीं जा पाया हूँ। अयोध्या नगरी ऐसी ना एक स्वर्ग जैसा लग रहा है। जब मैं वहाँ पे पहुँचा कि सब जगह राम भगवान के भजन चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, और पूरा अयोध्या राममय हो गया ना, ऐसा लग रहा था।
सब जगह पे लाउड स्पीकर में भी गाने बज रहे, सब राम भगवान के ही। और एकदम पूरा मैं वहाँ पे 9 या 10 दिन रहा, पर मुझे ऐसा लग रहा था मैं स्वर्ग में रहा हूँ, ऐसा फील आ रहा था अंदर से। तो उतना अच्छा कर दिया अयोध्या, और आप भी एक बार जाके आओ। नहीं, मुझे ज़रूर जाना है अयोध्या, बहुत जल्द जाना है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ ना। और आपके पापा ने भी आपको बताया होगा कि जब वो 92 में आए थे, और 92 में वो अयोध्या कैसी थी और आज वो अयोध्या कैसी है। हाँ, पापा ने एक इंसिडेंस बताया थी कि वहाँ पे एक जगह थी, तो वो बोल रहे थे कि हमने यहाँ से लाशें निकाली थी उस टाइम, कि यहाँ पे हमारे बंदों की लाशें पड़ी हुई थी, जो कार सेवक थे उनकी। तो वो सब मुझे बता रहे थे कि यहाँ से ये गली थी, और यहाँ से यहाँ पे टेंट में राम भगवान को फिर रखा था, ये हुआ था वो हुआ था। वो उस टाइम के किस्से मुझे सुनाते थे। हर रोज़ 9 दिन रुकते थे, तो हर रोज़ मैं और मेरे पापा निकलते थे बाहर घूमने के लिए, तो मुझे हर रोज़ बताते थे कि ऐसा ऐसा यहाँ पे होता था, ऐसा। तो और अभी तो बहुत चेंजिंग हो गया है, जो पुरानी अयोध्या थी ऐसा लग ही नहीं रहा है, पूरा नया हो गया है यहाँ पे, ऐसा। आपके पापा को भी वो चीज़ें देख के खुशी महसूस होती होगी। पापा बहुत खुश हो गए थे, क्योंकि उसके बाद वो अभी जा रहे, क्योंकि शिलान्यास हुआ था ना उस टाइम, तो वहाँ पे राम रथ लेके भी घूमे थे पापा आनंद में। अच्छा। जो ईंट वहाँ पे भेजनी थी वो। आपके पापा का भी काफ़ी सपोर्ट लग रहा है, क्योंकि जो भी आपकी जर्नी हम बात कर रहे हैं उसमें कई बार आपके पापा का जिक्र आ रहा है। हाँ मीन्स, एक होता है ना कि आगे बढ़ने के लिए पुशअप, तो वो पापा है। पापा मम्मा तो है ही मेरे, और बड़े भैया भी है साथ में, क्योंकि हर टाइम कोई भी मैंने जर्नी की हो, पापा तो इस बार थे साथ में, सबसे ज़्यादा बड़े भैया मेरे साथ रहे हैं। कोई भी जर्नी हो, छोटी सी लेके बड़ी, भैया साथ में ही रहते हैं। आपको क्या लगता है, जैसे आप कह रहे हो कि उस समय जब आप फाइनेंशियली जर्नी में टूट गए थे, तब आपकी मम्मी ने आपके भाई की बाइक और अपने ज्वेलरी गिरवी रखी थी। जब एक फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी है, ठीक है, कि जो आपको बेसिक नेसेसिटी के लिए ये कदम उठाना पड़ता है, कई बार फैमिली को उठाना पड़ता है, और उसमें जब आप ऐसी जर्नी चूज़ करते हो, क्योंकि उनके लिए भी आपके लिए भी आपको कई बार ऐसे थॉट्स आते होंगे, है ना, कि अगस्त्य क्या कर रहा है यार, इससे बेहतर है कि काम कर, बीबीए कंप्लीट कर, एमबीए कर, और एक नौकरी पकड़, और मम्मी पापा को खुश कर, खुद खुश रहे शांति से, क्यों कमर घिस रहा है ना। देव, मैं बोलूँ ना, तो जब मैं पहली बार स्केट लाया ना, तो मेरे पीछे एक मोहल्ला है, तो वो लोग मुझे बोल रहे कि मेरी वजह से सारे लड़के ला रहे थे स्केट मेरा देख के, क्योंकि मैं अकेला घुमा रहा था। तो सब लोग बोल रहे थे कि मेरी मम्मा को, कि तुम्हारा बच्चा क्या कर रहा है, यहाँ लेके निकल पड़ते, हमारे बच्चों को बिगाड़ता है, ऐसा। मम्मा ने मुझे बोला कि ये लोग ऐसा बोल रहे हैं। मैंने बोला मम्मा आप एक कान से सुनो, एक कान से निकाल दो अभी, मैंने कुछ सोचा है आगे। तो मैंने फिर जैसे ये किया, जो लोग बोल रहे थे ना वही लोग मम्मा के पास आए, बोले आपका बेटा बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत आगे बढ़ रहा है, हमारे बच्चों को भी हम ऐसे करने भेजेंगे, ऐसा। मैंने बोला मम्मा देखो कितना चेंज आ गया, थोड़ा सा किया उतने में इतना चेंज आ गया अभी, ऐसा। तो और मम्मी पापा को सारे लोग ऐसे भी बोलते थे कि इनको मत करने दो, क्योंकि आगे जाके इसको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि यहाँ पे ये स्पॉट है नहीं ज़्यादा इंडिया में, तो बहुत प्रॉब्लम है ये चीज़ में। और ये अभी कॉलेज करे तो उसको कॉलेज ही करने दो, और कोई अच्छी जॉब लेने दो कॉलेज करके, तो उसको बोले मत करे। पर मेरे मम्मी पापा इतने खुश हैं, मैंने देखो आज तक पैसा उतना नहीं कमाया, पर एक चीज़ कमाया कि मेरे मम्मी पापा हक से कह सकते हैं कि नहीं, मेरा बेटे ने है ना बहुत अच्छा किया है, कि वो न्यूज़ में आके गया, वो यहाँ आके गया, हक से बोलते प्राउडली कि नहीं मेरे बेटे ने ये किया। तो उससे बड़ी खुशी तो क्या है हमारे लिए, खुद के मम्मी पापा को खुश किया, वही हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी है। मम्मी पापा को खुश करने से ज़्यादा और खुशी क्या ही होती है। मेरा एक सवाल ये है कि जब हम ऐसी बड़ी जर्नी करते हैं, तो वो जर्नी हमारे फिज़िकल चैलेंजेस जो हम फिज़िकली हम फेस करते हैं, उसके साथ साथ मेंटल एग्जॉशन भी बहुत ज़्यादा होता है, कि हमारा दिमाग घूम जाता है। एक चीज़ करनी है, 15 किलोमीटर कर लिया, 20 किलोमीटर कर दिया, सो मेंटली उस चीज़ का क्या इफ़ेक्ट आया था आपके ऊपर वो जर्नी के दौरान और बाद भी।
तो मेंटली इफेक्ट वही रहता है कि आप लोग है ना एक गोल को लेके कंप्लीट रहो मेंटली, कि नहीं आपने एक गोल डिसाइड किया है, एक डेस्टिनेशन है आपकी कि आपको वहाँ पे ही जाना है, तो उस तरह प्रिपेयर में रहता था कि नहीं मुझे वहाँ पे ही जाना है। और दूसरा पॉइंट वो था कि मुझे पूरे दिन फ़ोन नहीं मिल रहा था, भैया मेरा फ़ोन ले लेते थे और मैं रात को सोने के से पहले 1-2 घंटा और दोपहर को जब खाने के लिए बैठे तो भी थोड़ी देर मिलता था। वो वही बोले तो तेरे गोल पे फोकस कर, फ़ोन अभी मत छू, तुझे चाहिए तो रात को लेना वरना घर जाके यूज़ करना, अभी तुझे फ़ोन नहीं मिलेगा। तो इस तरह मुझे वो भी रहने के लिए बोलते थे कि तू मेंटली प्रिपेयर है क्योंकि आगे बहुत खींचना है अभी तुझे स्केट करके। मतलब अब डिस्ट्रैक्शन पर फोकस ही नहीं कर रहे थे, हाँ, कि सिर्फ फोकस सीधा अपने गोल पर। गोल पर फोकस पूरा, ऐसा कि वो अभी तक दिखा क्यों नहीं, मन में वही चल रहा है, अभी तक क्यों नहीं दिखा उसका बोर्ड। जब बोर्ड दिखता है तब अंदर से शांति मिले, जब तक बोर्ड नहीं दिखे तब तक अभी भी बाकी, अभी क्यों नहीं दिखा मुझे वो चीज़। तो वहाँ तक रुकना नहीं है, कुछ भी हो जाए, बारिश हो, धूप हो, ठंड हो, कुछ भी आ जाए, मुझे नहीं देखना है, मुझे मेरे गोल पे पहुँचना ही है कुछ भी करके, ऐसा। और एक इंसान को पता है, उसके परिवार को भी पता है कि ये करने के बाद पता नहीं आगे क्या होगा, ठीक है। सो ये करने का मतलब रीज़न क्यों, इसके पता है हमें कि इसके बाद क्या मिलेगा आपको। आपने कुछ सोचा था कि अगर ये जर्नी मैं कंप्लीट करूँगा तो इसके बाद मुझे ये मिलेगा, नाम मिलेगा, काम मिलेगा, ऐसा कुछ आपने सोचा था? मैंने ना आज तक मेरे नाम को लेके कभी नहीं सोचा कि मुझे इससे मेरा नाम होगा। मेरा वही है कि सबसे पहले स्पोर्ट्स और देश को रिप्रेजेंट करना है मुझे कुछ भी करके। देखो मैं प्रोफेशनली नहीं जा रहा हूँ पर इस तरह मैं देश को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं कुछ अलग तरीके से मुझे देश को रिप्रेजेंट करना है और साथ ही साथ मैं आगे के लिए कभी प्रिपेयर नहीं होता हूँ कि आगे मुझे फ्यूचर में क्या मिलेगा इसको लेके। पर एक है कि हाँ, स्केट का अभी उतना क्रेज़ नहीं है इंडिया में, क्रिकेट का है, अभी फुटबॉल का भी हो रहा है, हॉकी का भी हो रहा है, सब अभी स्पोर्ट आ रहे हैं, पर अभी स्केटिंग का उतना नहीं है। तो मुझे वही बार लाना है कि स्केट का क्रेज़ ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े इंडिया में भी, क्योंकि आउट ऑफ कंट्री में बहुत ज़्यादा क्रेज़ है पर इंडिया में उतना नहीं है। तब भी क्या है, 15 साल 16 साल के बच्चे तक करते फिर छोड़ देंगे, उनको भी पता है आगे कुछ नहीं होने वाला है। तो उसकी वजह से मैं उनको भी दिखाना चाहता हूँ कि देखो हमारे स्केट में ये भी हो सकता है हम चाहे तो इसीलिए एक पैशन को फॉलो करने, एक स्पोर्ट को आगे ले जाने के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ अभी, ऐसा। और जो आपने किया है वैसा इंडिया में या फिर इंडिया के बाहर किसी ने किया है? ऐसा नहीं कि किसी रिलीजियस प्लेस पर जाना, पर एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन, शायद कोई रिकॉर्ड हो जो आप तोड़ना चाहते हो, कि आपके दिमाग में कोई ऐसी बात हो कि नहीं मुझे ये है टॉप पर, इसे मुझे क्रैक करना है। तो हाँ, एक रिकॉर्ड है 1986 का, जर्मनी का। तो वो है 8596 किलोमीटर 108 डेज में। तो वो भी हो गए 14 ईयर्स, आज तक एक भी कंट्री ने ब्रेक नहीं किया है रिकॉर्ड उसका। तो वो मुझे ब्रेक करना है एक बार और उतना तोड़ना है कि आज के बाद कोई वो कर ही ना पाए। कितना वो आपने सोचा है? अभी मैं करंट तो आपको काउंट नहीं बता सकता क्योंकि ये थोड़ा बड़ा नंबर है। इन्होंने मुझे ऑफ कैमरा बताया हुआ है, मैं नहीं बताऊंगा, इनको बताना है तो वो बताएंगे वरना रहने देंगे। जो ये रिकॉर्ड क्या है, प्री प्लानिंग थोड़ा रहता है, तो प्लान बाहर आते तो दूसरे लोग भी तैयार हो जाए, कंपटीशन। कंपटीशन बढ़ जाती है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि अगस्त्या ने किया तो इससे लोग क्या करते हैं, जैसे आपने एक बार किया तो आपको फॉलो करेंगे, जो अगस्त्या ने किया उसको कॉपी करेंगे। और अगर अगस्त्या अपना प्लान रिवील कर देता है तो वो लोग उसी प्लान पे चलेंगे। वो नहीं सोचेंगे कि अगर अगस्त्या ने इतना किलोमीटर कंप्लीट करने के बारे में सोचा है तो मैं उससे ऊपर और 500 किलोमीटर करूँ, नहीं, उनका टारगेट फिर वही हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो आपको कॉपी कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं वही चीज़ करेंगे। रखो, अपने मन में रखो, एक दिन जब तोड़ेंगे वो रिकॉर्ड तब सबको पता चल ही जाएगा। बहुत जल्द आएगा वो। उसके लिए प्लानिंग कर रहे हो आप? प्लानिंग चल रहा है, अभी प्रैक्टिस स्टार्ट होने वाली है, सब टाइम आ गया उसके लिए कि नेक्स्ट अभी बहुत जल्द फिर से बाहर आना है।
अभी बहुत घर बैठ लिया, अभी फिर से कुछ बड़ा लेके आना है प्लानिंग में। तो उसकी प्रैक्टिस कैसे करते हैं आप? प्रैक्टिस तो मेरी नॉर्मली वही रहती है कि मैं स्केट बहुत कम चलाता हूँ। सबसे ज़्यादा मैं मेरे बॉडी के स्टेमिना पे फोकस करता हूँ। तो मॉर्निंग मेरा वर्कआउट चलता है, 5 बजे मैं ग्राउंड में दिख जाऊँगा आपको हमारी साइड। 5 बजे से लेके 7 या 8 बजे तक 2 या 3 घंटे कंटिन्यू में मेरा रनिंग है, एक्सरसाइज है, वो सब मैं करता रहता हूँ। तो दिन का 5 किलोमीटर नॉन स्टॉप रनिंग करना है, उसके बाद 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर नॉन स्टॉप में से ऐसा रनिंग करके मैं स्टेमिना अपना बिल्डअप करता हूँ। तो इसी तरह मैं बढ़ता रहता हूँ। तो अगर जैसे आप रोज़ का 30 किलोमीटर भागते हो, तो जब आप स्केट करते हो तो वो 80 किलोमीटर हो जाता है, वो उतना बेनिफिट हो जाता है ना, डबल तो हो जाता होगा। बेनिफिट बहुत मिलता है क्योंकि मैं है ना, देखो 5 बजे बाद जाता हूँ तो मैं एक घुट पानी नहीं पीता हूँ। फिर सुबह घर से पी के निकला भाई, और सीधा मैं घर आऊँगा 7 साढ़े 7 बजे बाद, तब भी मैं पानी पीऊँगा। तो 2-3 घंटे इतना वर्कआउट करने के बाद में मैं बिना पानी के इतना वर्कआउट करता हूँ। कैसे वो चीज़ आप कर लेते हो? वही नहीं, ऊपर वाले की देन है वो। पर हो जाता है उतना मेरे से, मैं इतना बिल्डअप बॉडी को प्रिपेयर कर रहा हूँ। और सबसे कम नींद लेनी पहले तो। मैं मेरे प्रैक्टिस के दौरान कुछ भी हो जाए, मैं रात को 12 बजे बाद ही सोऊंगा, और सुबह मुझे 4:30 पौने 5 बाद उठ जाना है कुछ भी करके। तो मैं 4 घंटे की नींद लेता हूँ। तो मैं मेरी बॉडी को अभी से आदत डाल रहा हूँ कि इतनी नींद में भी कुछ होगा। एक होता है ना कि अपने बॉडी को प्रिपेयर करना। आप जैसे प्रिपेयर हो कि अपनी बॉडी ऐसे ही चलेगी। तो अपनी बॉडी को मैं ऐसे ही तैयार कर रहा हूँ कि कुछ भी कंडीशन आ जाए, हमें प्रिपेयर रहना है। ऐसा 1 घंटे नींद मिले, 2 घंटे, पर जाना ही है हमें। मतलब आप उस चीज़ में बिलीव नहीं करते हो कि नहीं, इंसान को 8 घंटा नींद लेनी ही चाहिए? नहीं, मैं नहीं बिलीव करता उतना। कि आप देखो, मैं इतने घंटे भी सोऊंगा। आज भी मैं, आप नहीं मानोगे, मैं जॉब से आया 2 घंटे ही सोया। आपको लग रहा है मैं इतना कम सोया हूँ? किसी को वो नहीं पता चलेगा, वो आप पे डिपेंड करता है। कहीं ना कहीं वो फिजिकली और मेंटली दोनों चीज़ रहती है ना, क्योंकि नींद तो जब आप उठोगे तब नींद तो आएगी, पर उस टाइम पर मना करना कि नहीं मुझे उठना है। क्योंकि देखो, विंटर का होता है, ठीक है, ठंड का समय सबके ऐसे होता है, एक बार कंबल ओढ़ दिया फिर फिर नहीं निकालना निकलना नहीं नहीं है। है। पर उसी टाइम पे वो आलस को निकाल के सुबह उठना, वो बहुत बड़ा चैलेंज है। जो आपकी आलस को पीछे छोड़ना, सबसे बड़ा हमारा चैलेंज है, तो वही है। और अभी के यंगस्टर को सबसे पहला वो चैलेंज है कि आप अपने अंदर की आलस को निकालो और अपने जो गोल है उस पर फोकस करो, तो बहुत कुछ हमको मिल सकता है। कि देखो, मेरी 22 साल की एज है, मैं ये सोच रहा हूँ, तो तब भी दूसरे यंगस्टर तो कितना सोच सकते हैं इस चीज़ को लेके। और उनके पास सुविधाएं भी उतनी है। और अभी तो टेक्नोलॉजी हमारे पास कितनी सारी आ गई है, तो बहुत कुछ कर सकते हैं हम चाहे तो। अभी आपके जॉब के बारे में बात करते हैं कि जब आपने ये जर्नी कंप्लीट की, ठीक है, और उसके बाद आपको अच्छी अच्छी जॉब्स ऑफर हुई होंगी गवर्नमेंट की तरफ से, पर फिर भी आपने उस जॉब को नहीं लिया है और आप एक कैफ़े में काम कर रहे हो, ठीक है। जैसे हमने बात की, एक इंसान जो इतना बड़ा रिकॉर्ड क्रिएट कर रहा है जिसने इंडिया में किसी ने नहीं किया है, और वो उसको इतना नाम मिल रहा है, जहाँ जा रहा है लोग बुला रहे हैं सम्मान करने के लिए, क्या ये आपका सम्मान करते हैं, और वो बंदा रात में कैफ़े में जॉब करता है। क्यों ये चीज़ें, क्यों आपने ऐसी? देखो, पहला तो चीज़ ये है कि गवर्नमेंट में मैं अभी इसलिए नहीं जा रहा हूँ जॉब के लिए। मुझे आज से 2 साल पहले एक ऑफ़र आई थी, वो मैं अभी ऑन कैमरा आपको नहीं बता सकता। तो वो ऑफ़र आई थी, तो मुझे उस टाइम पे मैंने सर को ऐसा बोला कि सर नहीं, मुझे है ना, अभी मैंने सोचा है कि 25 साल की उम्र तक मुझे कुछ बड़ा करना है, तो मुझे अभी ऊपर से थोड़ा प्रेशर नहीं चाहिए। अभी मैं फ्री माइंडेड होके कुछ मैंने सोचा है, तो मुझे उस पर थोड़ा ध्यान देने दो। मुझे चाहिएगा तो मैं आपको ज़रूर सर बताऊंगा, पर अभी थोड़ा मुझे माफ़ कर दो कि मैं अभी नहीं बढ़ सकता आगे इस चीज़ को लेके। तो वही पॉइंट था कि मैंने वो ड्रॉप किया कि मुझे 25 साल तक मैंने सोचा है कि मुझे कुछ ज़्यादा करना है, तो इसलिए मैंने वो ड्रॉप किया है, दूसरा कुछ नहीं इसमें।
तो जब हम ऐसी अच्छी अच्छी जॉब ड्रॉप करते हैं तो चलो घर वालों का तो सपोर्ट है, पर आसपास के लोग बहुत बोलते हैं, बहुत ताने मारते हैं कि क्या कर रहा है। ताने तो अभी मिल रहे हैं सबको कि तुम्हारा बच्चा इतना करके आया, क्या लेके आया, पैसा नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। ऐसा होता है ना कि जितने लोग उतनी बातें, पर मैं कभी लोगों की बातों पे बिलीव नहीं करता हूँ, अपने मन पे ही बिलीव करता हूँ, अपने आप ही आगे बढ़ना है, फैमिली का सपोर्ट है मुझे। तो देखो एक होता है ना कि आपको फैमिली और आपके फ्रेंड्स दो का जो आपके पास दो पिलर है, तो फिर आप किसी से भी पीछे नहीं हटोगे। वही चीज़ है कि दो पिलर की वजह से पीछे नहीं हटना है। और एक जॉब भी ऐसा ही था कि मैं ना घर रह के बोर हो गया था, क्योंकि हम घूमते रहते, तो घर आपको भी पता है कि बोर हो जाते हैं, क्या करेंगे घर रहकर। तो इसीलिए, और बीच में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था फाइनेंशियली, तो इसीलिए मैंने सोचा कि घर बैठ के मैं क्या करूँगा, तो मैंने इसलिए कैफ़े में जॉब स्टार्ट कर दिया। और वहाँ पे भी आज तक मैं किसी को नहीं बताता हूँ कि कोई कस्टमर आए कि मैं ये बंदा हूँ। मैं नॉर्मली मेरा वर्क करता हूँ और घर आ जाता हूँ। पर अब कोई बंदे को पता चले कि बंदा, वो खुद शौक हो जाता है कि ये वही अगस्त्य वार्डन है, ये जो स्केट करके आया। तो फिर वो खड़े रहते कि बोले यार तुम यहाँ क्यों काम कर रहे हो। मैंने बोला नहीं, मैं अब भी है ना नीचे से कैसे काम करना है ना, वो मैं सीख रहा हूँ। आगे जाके कुछ भी हो सकता है, मैंने आगे का सोचा नहीं है, पर पहले नीचे के बंदे कैसे काम करते वो भी हमें सीखना पड़ेगा ना। तो मैं वही चीज़ सीख रहा हूँ, एक सीख ले रहा हूँ कि मुझे जीवन में क्या काम लगेगा ये चीज़ को लेके। तो इसलिए मैं सीख रहा हूँ ये चीज़। सीखने से एक चीज़ याद आई, जब हम हमारा घर छोड़ते हैं ना, तो घर छोड़ते ही शुरुआत हो जाती है सीखने की। और आपने कितने स्टेट कवर किए इस जर्नी में? आपने कितने स्टेट कवर किए? इस जर्नी में तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, एमपी, यूपी, 5 स्टेट कवर किए। 5 स्टेट आपने कवर किए। 100 किलोमीटर की दूरी पर भाषा का लहजा बदल जाता है, खाने का टेस्ट बदल जाता है, कपड़े का पहनावा भी बदल जाता है। जब आप 5 स्टेट कवर करते हो तो उस जर्नी में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और इस एज में, क्योंकि कहते हैं अभी एक नया ट्रेंड चल रहा है, जैसे फॉरेन में ये ट्रेंड काफ़ी पहले से है, पर ट्रेंड भी है और अच्छी चीज़ भी है कि इंसान को क्या कर रहे हैं कि कॉलेज जाओगे ना आप, उसके पहले 6 महीना आप ट्रैवल करोगे। पेरेंट्स भेज रहे हैं अपने बच्चों को कि आप ट्रैवल करो। क्यों? क्योंकि ट्रैवल करने से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो इस जर्नी में ऐसी क्या क्या चीज़ें थी जो आपको सीखने को मिली? लोगों को देखकर आपको लगा कि यार मैं तो गुजरात देख रहा था कि गुजरात ऐसा है वैसा है, और जब पूरे इतने 5 स्टेट कवर किए और पांचों स्टेट अलग है, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग है। वैसे तो हर स्टेट इंडिया का अलग ही है, पर बहुत ही अलग स्टेट्स को क्या कहते हैं, करीब से देखना। जब आप ऐसे रोड से गुजरते हो तो आप विलेज, सिटी, अर्बन सिटी सारी चीज़ें देखते हो। तो उन चीज़ों में से आपने क्या सीखा? देखो मेरी एज तो अभी आपको बताई 22 साल है, ठीक है। तो उस ये एज में मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला। मैं बाहर जाता हूँ कि कैसे लोग होते हैं अभी के टाइम पे, कैसी भाषा है, कैसा खाना है उस साइड का, और हमारा भारत देश कैसा है, वो मुझे देखने को मिला नीचे की साइड से। अभी पूरा भारत तो मैं नहीं घुमा हूँ। अभी ये 5 स्टेट और दिल्ली वाला जो मैंने किया था उस टाइम, वो राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, उतने स्टेट में घुमा हूँ। पर हाँ, मुझे सीखने को बहुत मिला, और विभिन्न खाना, विभिन्न भाषाएं, सब कुछ, विभिन्न लोग, कितना सारा सीखने को मिला इतनी एज में। तो एक चीज़ मैंने सीखी कि नहीं, कुछ भी हो लाइफ में, मीन्स कैसा कि पीछे नहीं हटना है, आगे बढ़ना है। दूसरे लोगों को देख के वहाँ पे वो चीज़ मैंने सीखा कि वहाँ का नेचर वगैरह बहुत कुछ। और इतने सारे स्टेट आप घूमे, इसमें से आपको कॉमन क्या लगा कि ये चीज़ तो यार सब जगह पे सेम थी? चाय। चाय। चाय पसंद है आपको? बहुत। बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चाय आपको हर जगह मिल गई थी? सब जगह चाय मिली मुझे। और मुझे चाय है ना तमिलनाडु में बहुत अच्छी लगी। अच्छा। हाँ, क्योंकि वहाँ पे सारा अलग अलग होता है ना, मिल्क अलग, हॉट मिल्क और वाटर
मिल अलग, सारा चाय पत्ती अलग, ऐसा करके अलग से बना के देते हैं ना। सब कुछ अलग बना, हाँ अलग अलग करके देते हैं आपको, फिर मिक्स करना होता हाँ, बहुत मजा है वो चाय मुझे पीने में वहाँ पे। है। मैं बोला आज चाय में तो यहाँ पे ही मजे है। और सबसे खराब चाय कहाँ पर मिली आपको? सबसे चाय को लेकर मैं खराब नहीं बोल सकता। चाय बहुत फेवरेट है मेरी। अच्छा। पर हाँ, मैं यहाँ प्रैक्टिस के टाइम में चाय नहीं पीता उतनी, दिन में 1 या 2 बार, वरना सबसे ज़्यादा मिल्क ही, चाय बहुत कम। पर उस टाइम पे मैं चाय पीता हूँ तो बिस्किट कर लेता हूँ। क्योंकि उस टाइम पे शुगर की ज़रूरत होती है ना, एनर्जी मिलती है, क्योंकि वहाँ पर अब प्रैक्टिस नहीं करनी, वो ओरिजिनल खेल है आपका। तो इससे चाय बहुत अच्छी है वहाँ की। अब फिर आते हैं, अब आपकी जर्नी कंप्लीट हो गई है, ठीक है, आप मिल रहे हैं दूसरी बार हमारे सीएम साहब से, और क्या कहा था जब इस बार तो आप स्पेशली मिले थे, आपको फ़ोन आया था? तो उसमें क्या हुआ कि मैं आया ना, उसके दूसरे दिन बाद उनके जो पीए है उनसे मेरी बात हुई। आने के बाद मैंने उनको कॉल किया तो बोले अगस्त्य बेटा तुम आ गए? मैंने बोला हाँ सर आ गए हो। तो बोले आपके बहुत जल्द सीएम सर से अपॉइंटमेंट फिक्स करते, क्योंकि मुझे सर को वो कलश देना था, जो मैं सारी तपोभूमि का कलश है मेरे पास, तो मुझे देने जाना था, इसलिए मैं गया वहाँ पे। मेरी एक दिन अगले दिन शाम को कॉल आया कि कल तुम्हारा सीएम सर से अपॉइंटमेंट है ऐसा। मैंने बोला ठीक है, फिर से खुश हो गया, चलो मैं जा रहा हूँ सीएम को मिलने, ऐसा हो गया। तो फिर गया मैं दूसरे दिन दोपहर को, फिर बोले कि विधानसभा जाना था मुझे। फिर कॉल आया कि नहीं यहाँ पे नहीं, तुम्हारा मीन्स सीएम हाउस से वहाँ पे अपॉइंटमेंट हुआ है ट्रांसफ़र। मैं बोला ठीक। तो वहाँ बार गेट पे पहले रोका, क्योंकि मेरा फ्रेंड के साथ में बाइक पे गया था। अच्छा। सीएम सीएम हाउस आप फ्रेंड के साथ बाइक पे गए, ये वाली लेके जो अभी लेके आए हो वही बाइक थी? था उसी टाइप का था वहाँ पे। तो अहमदाबाद से स्पेशल हम गांधीनगर बाइक लेके गए। बढ़िया बढ़िया। यहाँ से गया ट्रेन, वहाँ से फिर बाइक। तो वहाँ पे मुझे रोका बॉडीगार्ड लोगों ने कि बोले अंदर क्यों जाए, क्योंकि वहाँ पे सारे मिनिस्टर के सारे घर होते हैं ना। तो मुझे रोका, फिर मैंने बोला मेरा सीएम सर से अपॉइंटमेंट है। बोला नहीं यहाँ पे नहीं जा सकते, विधानसभा बेटा जाना है, तुम्हें किसने भेजा ऐसा? मैंने बोला सर मेरा अपॉइंटमेंट है। बोले क्या नाम है? मैंने बोला अगस्त्य। तो देखा नाम मेरा, हाँ तेरा अपॉइंटमेंट है। बोले तू क्या कर क्या है ऐसा? मैं बोला सर मैं इस तरह जाके आया हूँ ऐसा। तो सारे इकट्ठे हो गए मेरे, बोले बेटा बहुत अच्छा किए, वो तू जा अंदर, कोई ना बाइक ले जा। मैं फिर गया बाइक लेके, फिर मुझे फिर से वहाँ पे रोका, एक बैरिकेड आता है ना वहाँ पे बाइक रखे, फिर वहाँ पे मुझे उनके बॉडीगार्ड ने रोका कि कहाँ जाना है, वही क्वेश्चन। मैं बाहर, मैंने बोला बाहर तो मैं बोल के आया, फिर से बोलना पड़ा यहाँ पे। फिर मैंने उनको भी बताया ऐसा ऐसा है। तो फिर उन्होंने बोला, फिर वही आंसर कि बोले विधानसभा जाओ। मैंने बोला यहाँ सर ये है। फिर नॉर्मली मेरा हो गया वहाँ पे चेकअप वगैरह, फ़ोन वगैरह, बाहर गया हाउस में। तो मैं अकेला ऐसा बंदा था यंगस्टर में कि मेरे सामने काफ़ी अफसर बैठे थे, पुलिस ऑफिसर वगैरह, आपा कोई बिजनेसमैन थे, सब लोग थे, मैं अकेला यंगस्टर बैठा था। सब लोग मुझे देख रहे कि ये बंदा क्या करके आया होगा ऐसा। कि यहाँ पर आ गए। कि मैं अकेला ही ऐसा बैठा था, और तब भी आप देखो ना मैं पूरा फॉर्मल पहन के गया था। हाँ मैंने देखा है वो फोटो, वाइट शर्ट और आपने फॉर्मल और शूज भी पूरा मीन्स पॉलिश करके गया था। पहले फिर वहाँ पे एक थे सर वहाँ के, तो मैं फिर मुझे अंदर की साइड भूला है, दूसरी जगह थी वहाँ, मैं वहाँ बैठा, पता नहीं उनसे रहा नहीं गया, मुझे आके पूछ रहे बेटा तू क्या करके आया ऐसा? फिर से। मैंने बोला सर मैं ऐसा करके आ रहा। ठीक है, तब तक तो सीएम सर से अंदर से कॉल आया कि मुझे बुला रहे। तो मैं गया, सर को मिला, सर भी खुश हो गए ये चीज़ को लेके, कि बोले तू बहुत अच्छा किया तूने ये चीज़, ऐसा कि तुम्हारे जैसे बच्चे ही आगे आते हैं। फिर मुझे बोल रहे थे कि तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड क्या है। सर ने मुझे बहुत नॉर्मली पूछे, एज अ फ्रेंडली हम कैसे बात कर, हमें ऐसा आज तक नहीं लगा मैं सीएम को मिला हूँ तो कि मैं कोई सीएम सर को मिल, हमें ऐसा ही लगता है कि हम ऐसे फ्रेंडली मिल रहे, वो हमारे साथ ऐसे ही बात करते
कि जैसे कोई फैमिली मेम्बर कैसे खास बात है उनकी, है ना। हाँ, कि फैमिली मेम्बर कैसे हमारे से बात करते, इसी तरह हमसे बात करते वो। तो मुझे पूछा कि बेटा तुम्हारे घर में ऐसे कौन कौन है। तो मैंने बोला कि सर हमारे घर में ऐसे ऐसे हम लोग हैं। तो बोले फाइनेंशियली क्या चल रहा है। मैंने बोला सर हमारा टिफ़िन सर्विस का चलता है, और हमारी चीज़ एक ये है कि जो कोरोना टाइम चल रहा था, तो उस टाइम पे हमने है ना, सब लोग ऐसा कर रहे थे कि भाव बढ़ा रहे थे कि 17 रुपये तो 100 कर दो, 200 कर दो, किसी को खाना नहीं मिल रहा है। तो मैंने सर को बोला कि सर हमने उस टाइम पे भी 17 रुपये में ही टिफ़िन दिया, 1 रुपया ज़्यादा नहीं किया, और वही सबको हमने खिलाया। जो हम खाते थे वो सब ने खाया। तो सर बोल रहे ये चीज़ बहुत अच्छी है। अब ऐसा नहीं है कि चलो भाव ज़्यादा लो, ठीक है जितना भाव, पर खाना अच्छा दो, क्वालिटी अच्छी दो। वो चीज़ मुझे आप लोगों की बहुत पसंद है, आपकी फैमिली की। सर ने मुझे पर्सनली वो चीज़ बोला कि आपका ये चीज़ बहुत अच्छा है कि इस टाइम पे आप लोग पैसा कमाने में पड़े थे और आप लोग ये कर रहे हो। तो इस तरह सर ने बहुत मोटिवेट किया कि तुम मेरे फैमिली वाले बहुत अच्छा सोच रहे हैं चीज़ को लेके। और मुझे भी पर्सनली बोला कि तुम्हें कुछ नेक्स्ट प्लान हो तो गवर्नमेंट की तरफ से तुम्हें सपोर्ट मिलेगा, जितना चाहिए उतना ज़रूर, जितना हो पाएगा उनसे, तो उतना सपोर्ट देने के लिए भी वो रेडी है इस तरह। और मुझे यहाँ से सपोर्ट था इस टाइम तो अमूल का। तो अमूल के चेयरमैन थे विपुल भाई पटेल करके, तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। और हमारे वहाँ के भाजपा के कोषाध्यक्ष थे सुनील भाई शाह करके, तो उन दो लोगों ने मिलके मुझे बहुत सपोर्ट किया, और फाइनेंशियली उन लोगों ने ही सपोर्ट किया ज़्यादा से ज़्यादा। और एक था वहाँ पे एक कॉलेज है मीन्स ट्रस्ट वहाँ का, जो मेरे पापा के दोस्त थे बिपिन भाई पटेल करके, तो उन्होंने भी मुझे एक अमाउंट दिया था स्पॉन्सर्स के लिए। तो मैंने सीएम सर को भी ये भी बताया कि सर इस तरह मुझे स्पॉन्सर मिला, तो इस तरह मैंने ख़त्म किया है ट्रिप। तो सर बहुत खुश हो गए इस चीज़ को लेके कि चलो। आपके दिल में एक गम रह गया है अयोध्या ट्रिप का। उस गम के बारे में हम बात करेंगे कि क्या क्या था वो गम। मुझे तो पता है, सबको बताइए आप। उसमें ऐसा था कि मैं अयोध्या से निकला, वहाँ पे तो मैं हमारे जो जगत गुरु है रामभद्राचार्य, उनके मैंने आशीर्वाद प्राप्त किए, वहाँ पे उनको मिला मैं। उसके बाद मैं राम मंदिर दर्शन किया 23 तारीख को सुबह, और फिर वहाँ के ट्रस्ट को मैंने वो कलश अर्पित किया। फिर वहाँ से मैं गया लखनऊ। तो लखनऊ वहाँ के एमएलसी थे, तो उनके वहाँ मैं रुका, रामचंद्र जी प्रधान वहाँ के एमएलसी थे, तो उनके वहाँ मैं रुका। तो दूसरे दिन जो कपूराई जी को भारत रत्न अवार्ड मिला, तो उस चीज़ को लेके वहाँ पे एक फंक्शन था मीन्स, तो वहाँ पे हम गए। मुझे एमएलसी जो थे एमएलसी वो मुझे लेके गए। तो वहाँ के डेप्यूटी सीएम आए थे केशव मौर्य साहब, तो उन्होंने मुझे वहाँ पे सम्मानित किया। तो उन्होंने मुझे बोला कि बेटा आज की रात रुक जाओ, तो दूसरे दिन तुम्हें सीएम सर से मुलाकात, महाराज जी से मुलाकात करवाते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनको महाराज बोलते हैं सीएम से, हाँ योगी जी को। तो फिर मुझे बोला, मैंने बोला ठीक है सर। तो एमएलसी साहब ने भी मुझे बोला बेटा तू रुक, आज नहीं जाना तुझे कहीं पे भी, क्योंकि शाम को ख़त्म हुआ था। पर जो मेरे कार का ऑनर था यहाँ तो वो बोल रहे तुम्हें आना ही पड़ेगा वापस। तो मुझे निकलना पड़ा, वरना एक रात का भी सवाल नहीं था, कुछ घंटे के। तो वो गिल्ट अभी भी होता है अंदर कि यार मैं एक रात रुक जाता तो योगी सर को मिल के आता। ये मेरा सपना है कि मुझे वो एक बार उनको मिलना है, योगी सर को और मोदी सर को, दो ही, दूसरे किसी को नहीं मिलेगा तो चलेगा भाई, इन दोनों को मुझे ज़रूर मिलना है। तो ये गिल्ट रह गया है मुझे अंदर। कोई ना, जल्दी पूरा हो जाएगा। जब आप वो बड़ा रिकॉर्ड बनाओगे तब वो सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। भाई ऊपर वाले की मर्जी, अभी तो मेहनत जारी है। कहा किनसे मिलना है वो तो वही जानते हैं, किस टाइम पे हम किसको मिल सकेंगे। हम तो नहीं लिख पाएंगे कितनी भी कोशिश कर ले, ऐसा है। और ये जो आपकी अब प्रिपरेशन आपने शुरू की है, ठीक है, उसके बारे में भी हमने बातें की, सारी चीज़ों की आपकी पूरी जर्नी के बारे में हमने बातें की। क्या स्ट्रगल्स
अब जब आपने अभी बताया तब उस चीज़ का भी हमें पता चला कि आपकी फैमिली, पूरी फैमिली उस बिजनेस में है, हाँ, जो आपने टिफिन सर्विस की। टिफिन सर्विस। हमारा 30 साल पुराना बिजनेस है वो। 30 साल पुराना बिजनेस है। वहाँ से मतलब तब भी एक चीज़ जो आपने कहा था ना कि जो मोर होता है उसके एग्स को आपको है ना डेकोर नहीं करना पड़ता, सजाना नहीं पड़ता, क्योंकि वो सीख के आते हैं। तो वो चीज़ें दिखती है आप में कि 22 साल की एज में जो आपका माइंड है, जो आप सोचते हो, लोगों के लिए सोच रखते हो। तो एक मैं हर गेस्ट से ये सवाल करता हूँ, तो आपसे भी ये सवाल करूँगा कि ऐसी एक चीज़ क्या है जो आपको अनकॉमन बनाती है, जो आपको लगता है कि दूसरों से ये मेरे पास ये चीज़ अलग है, जिस वजह से मैं ये सारी चीज़ें कर सकता हूँ। तो आपको क्या लगता है आपके लिए? सबसे पहले तो मेरे स्केटिंग तो है ही मेरा पैसन, ठीक है, और साथ ही साथ मेरी फैमिली और मेरे फ्रेंड्स जो मुझे आगे बढ़ने के लिए पुश करते। और साथ ही 2 प्रोफेसर हैं मेरे यूनिवर्सिटी के, तो उन लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा पुश किया है। एक है डॉक्टर जिग्नेश उपाध्याय करके और एक है डॉक्टर शांतनु चक्रवर्ती करके। तो ये 2 है ना, उन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उसके बाद यूनिवर्सिटी ने सपोर्ट किया, पारुल यूनिवर्सिटी ने, पारुल मैम ने और देवांशु सर ने। तो ये लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि हमारी जर्नी तब भी बड़ी बड़ी बनती है जब साथ में लोग भी ऐसे होते हैं। और एक ऐसी सीख एक 22 साल के लड़के से हम दुनिया को देना चाहेंगे कि जो ऐसी जर्नी जी के आया है, जो सपने में भी नहीं सोच सकते, जो आने वाले बच्चे हैं, वो स्केटिंग में हो या कोई भी ऐसा स्पोर्ट हो जो आपको लगता है कि इंडिया में नया है और वो सोच रहा है वो चीज़ अचीव करने के लिए, उसमें आगे बढ़ने के लिए, तो एक अपनी एक सीख जो आप बताना चाहो। कुछ भी अभी तो क्या है, देखो फ़ोन में आपका ध्यान, मीन्स अभी के यंगस्टर का क्या कि रील्स वगैरह इसमें ज़्यादा ध्यान रहता है, सोशल मीडिया, तो वो सबको थोड़ा साइड में रखो और अपना जो गोल है वो फिक्स करो कि उस पे तुम्हें जाना है, तब भी आप उन तक पहुँचो। चलो मैं भी 22 साल का, मैं भी फ़ोन यूज़ करता हूँ, सोशल मीडिया यूज़ करता हूँ, पर उसकी एक लिमिट होती है, आप वहाँ तक करो और अपने गोल पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो। थैंक यू भाई। आपसे ये जो पूरी हमने कॉन्वर्जेसन की ना, उसमें मुझे एक चीज़ सीखने को मिली है कि आदमी की फाइनेंशियल कंडीशन क्या हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आदमी के लिए लोग क्या सोचते हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आदमी इंसान अपने लिए क्या सोचता है उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और आपकी जो सादगी है, जो मुझे लगता है कि आपके अंदर एक भोलापन है, शायद वो आपके परिवार की वजह से ही है ना, कि आपको नहीं फ़र्क पड़ता कि लोग क्या सोचते हैं मेरे बारे में। वो एक जो भोलापन है उसको मैं 29 ईयर्स का हूँ, सो आपसे काफ़ी साल 7 साल बड़ा हूँ मैं। तो जो हमने कॉन्वर्सेशन की, एक ही चीज़ मैं कहूँगा, लाइफ में आप बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड बनाओगे, क्योंकि कोई है भी नहीं आपके आसपास अभी, इंडिया में भी नहीं। हमने और भी काफ़ी सारी बातें रह गई हमारी, पर ये जो मोटिव था मेरा ये बात करने का वो यही था कि आपके अंदर जो है वो भोलापन, जो सादगी है आपके परिवार में, कितने भी रिकॉर्ड तोड़ लो, कितने भी वो कर लो, वो अपने अंदर रखना, क्योंकि वही चीज़ है जो अगस्त्या को अगस्त्या बनाती है, उसके परिवार को बनाती है। और फ्यूचर में हम देखेंगे वो सारी चीज़ें, वो रिकॉर्ड तोड़ते हुए। और उस समय आप जिन जिन लोगों ने आपको शायद मना किया है वो लोग भी आपको बुलाएंगे आके, आइए बातें करिए। हम खुद आपसे बातें करेंगे कि हमने बात की थी 4500 किलोमीटर के बाद, और आज हम कर रहे हैं। जो भी रिकॉर्ड आप क्रिएट करोगे वो जल्द होगा, मुझे दिखता है आपकी आंखों में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों का बलिदान भी दिया है आपने, जो आसानी से लोगों को नहीं मिलती है। वो सारी चीज़ें आपको मिल रही थी, फिर भी आपने बलिदान दिया है। तो सारी चीज़ें बरकरार रखना, और थैंक यू आने के लिए हमारे शो पर, और हमें और लोगों को इंस्पायर करने के लिए। थैंक यू सो मच। जय सिया राम। जय सिया राम।